पहली तस्वीर कौन सी खींची थी? क्या क्या ऐसा आपने उसमें कैप्चर किया था? मैं वाहिद आदमी हूँगा कि जो मैंने मटेरियल सेल से लेके एनलार्जमेंट प्रिंटिंग, मशीन प्रिंटिंग, इन सारी जगह डिपार्टमेंट में काम किया। और मेरी क्लास वाहिद थी कि हम सब ने मिल के, मैंने बाहर से, मेरा भाई था, मैंने अमेरिका से पेपर इंपोर्ट करा लिया। हमारे साथ एक और दोस्त था, उसकी सिस्टर बाहर थी, उसने एनलार्जर इंपोर्ट करा लिया। हमने फर्स्ट टाइम ये पूरे साइज़ के प्रिंट्स एनसीए के अंदर खुद निकाले और हमें पता था कि यह प्रिंटिंग प्रोसेस किस तरह होता है, क्या होता है, जो अब किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता। सिग्मा के हवाले से अगर आपसे पूछे, आपने 2019 में सिग्मा को ज्वाइन किया, आप कैसे इसको देखते हैं? उसके लेंस को आप क्यों प्रेफर करते हैं सिग्मा? मैंने जब फोटोग्राफी शुरू की थी ना, उस ऑटोमेटिक कैमरास तो आ गए थे, लेकिन फोकसिंग जो है ना वो मैनुअल होती थी। कंपनी ने अच्छा रिजल्ट, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने सारे लेंसेज छोड़ दिए इस्तेमाल करने दूसरे। सिग्मा एकेडमी के हवाले से बात करें, सिग्मा एकेडमी फॉर मेंटोरशिप, आपकी क्या इससे एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, एक बात तो सीधी से मेरे एक्सपीरियंस में ये भी आई हुई है कि जितना आप लोगों को सिखाते हैं उतना रिटर्न अल्लाह ताला आपको देता है। मेरी एक सेटिस्फेक्शन भी है मेंटल। मेरा ख्याल में लाहौर में शायद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मैंने निकाले हैं। यहाँ पे भी हमारा एकेडमी के हवाले से बेसिक मेरा ये है कि मेरा 40-45 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे वो शेयर करना है लोगों के साथ। अस्सलामुअलैकुम, यू वाचिंग सिग्मा एकेडमी पॉडकास्ट एंड आई एम योर होस्ट जवेरिया अजमल। आज का पॉडकास्ट तमाम क्रिएटर्स, फोटोग्राफर्स, चाहे वो पैशनेट फोटोग्राफर्स हैं, बिगिनर्स हैं, या हर वो इंसान जिसको कैमरा से मोहब्बत है, उसको डेडिकेटेड है। कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सेप्शनल मेंटोर सर अब्दुल कयूम, जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, एंड ही हैज़ 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी। पाकिस्तान का कोई ऐसा ब्रांड नहीं होगा जो उन्होंने शूट नहीं किया, पाकिस्तान की कोई ऐसी सेलिब्रिटी नहीं होगी जिनका शूट इन्होंने नहीं किया। लक्स का पहली कैंपेन इन्होंने की, और इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई, इन्होंने कैसे ये इतना आगे तक पहुँचे, आजकल ये किस तरह से हमें क्या एडवाइसेस देंगे जो नए फोटोग्राफर्स हैं, उनको लाइटिंग, एक्सपोजर, लेंसेज को सिलेक्ट करना कितना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें उसमें एडअप करनी चाहिए। एनसीए से उनकी जो जर्नी का स्टार्ट हुआ और आज वो माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सब जानेंगे कि किस तरह से हम कैमरा का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। एंड स्पेशली ही इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिग्मा। सिग्मा जो कि अपने ऑप्टिक्स के लिए जाना जाता है, वो किस तरह से हमारी जो एक फ़ोटोग्राफी की दुनिया है उसको कैसे बदल रहा है, ये सब जानेंगे सर अब्दुल कयूम से। चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम। और आई मीन इट्स माई गुड लक कि एक तो सिग्मा के साथ मेरी अटैचमेंट चल रही है, और सेकेंडली ये है कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोगों के लिए कि वो देखें कि किस तरह काम शुरू हुआ, क्या जर्नी है, कहाँ से कहाँ तक हम आए। बिल्कुल। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्टार्ट में तो नॉट स्टोन एज वाली चीज़ तो नहीं थी, लेकिन ये कि उसी तरह के माहौल थे, हालात थे जिनसे काम शुरू किया, और आज हम कितना मॉडर्न दौर के अंदर आ गए। थोड़ा सा शुरू से बताएं कि आपको ऐसा लगा, ये कब आपको लगा कि फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी आपका पैशन है, आपको इस तरफ जाना चाहिए, आपको इसको चूज़ करना चाहिए? छोटी सी चीज़ है, आप बच्चे जो नर्सरी, केजी, किंडरगार्टन या इसके अंदर भी होते हैं ना, उसमें कभी आप नोट करना कि जिस टीचर के साथ उनकी मेंटल या वैसे एसोसिएशन हो जाती है, उनके सब्जेक्ट में वो अच्छे होते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, एक साइकी है, इवन कॉलेज में, स्कूल में, हर दौर के अंदर जिन टीचर्स के साथ आप मेंटली कंफर्टेबल होते हैं, उनके सब्जेक्ट्स में आप ज़रा ज़्यादा बेहतर होते हैं। मैंने एनसीए ज्वाइन किया 1974 में, और वहाँ पे मेरा एडमिशन जो है वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में हुआ था। एनसीए जाने से पहले हमें ये भी नहीं था पता कि एनसीए है कहाँ पे। अच्छा। तो उसकी प्रेमिसेस का नहीं था पता। मैं और मेरा एक दोस्त एफएससी की, हमने एफएससी करके, किसी ने कहा कि जी स्कोप, क्योंकि हमारे दौर में 3 ही प्रोफेशंस होते थे, या डॉक्टर बन जाए, या इंजीनियर बन जाए, या फौज में चले जाए। सही। लॉ शौक अभी इतना ज़्यादा को बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इंजीनियरिंग वाले तो नंबर नहीं थे। ठीक है, उसमें भी आगे बात करेंगे उसका सारा जो है। लेकिन एनसीए, मेरे बड़े भाई के एक दोस्त थे, वो उस वक्त वहाँ पढ़ रहे थे, सही। नेबरहुड भी था। उन्होंने कहा कि यार उधर चले जाओ, हम उनके कहने पे चले गए। एनसीए की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं था पता, हम दोनों दोस्त इधर उधर घूमते घूमते भारत पता लग गया जी यहाँ पे एनसीए। हम एनसीए गए। वो दौर था जब एनसीए के अंदर हार्डली को 300 के करीब स्टूडेंट्स होते थे पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर। ओके। बहुत थोड़े लोग होते थे उसके अंदर, टीचर्स थोड़े थे, स्टूडेंट्स थोड़े थे, जिसकी वजह से इंट्रैक्शन आपकी बहुत अच्छी हो जाती थी। समहाउ मेरा क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक चाइल्डहुड से था, स्कूल से मैं मतलब प्रॉपर
एक शाम का टाइम था, मैंने हॉकी खेलनी है, मैंने ये करना, तो मेरी एक्टिविटी उधर बहुत ज़्यादा थी। स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएशन मेरी बहुत ज़्यादा थी थ्रू आउट, जो आज भी है। सही। मतलब इतने साल हो गए लेकिन आज भी मेरी स्पोर्ट्स वैसे ही है। मैं शायद एनसीए की हिस्ट्री में वाहिद स्टूडेंट हूँगा कि मेरा 1.5 लेक्चर शॉर्ट था, मेरी प्रमोशन रोक थी। ओके। मैंने भी किसी को नहीं कहा, हालांकि बाद में टीचर्स भी, मेरा कोई रिजल्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, किसी सब्जेक्ट में मैं फेल नहीं था, कुछ नहीं था। मैंने भी खैर परवाह नहीं की, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट से, कुछ मेरी अपनी क्लब की एक्टिविटीज़ थी जिनके वजह से मुझे जाना पड़ता था खेलने के लिए। मैं उसमें कमिटेड की वजह से हो गया। उन्होंने कहा कि यार हमें बता देता है तो 1.5 लेक्चर तो मसला ही कोई नहीं होता, ऑब्वियसली। को तो बात ही कोई नहीं है। कौन सा लोगों को किसी को भी कह कि हम लोग कर सकते थे। खैर वो क्या हुआ, मैंने क्विट कर लिया एनसीए, कि मेरी प्रमोशन नहीं थी। उस वक्त मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन के हमारे बीए होता था, बीए में को 3 माह का टाइम रह गया था, 3-4 माह का टाइम था उसमें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोशिश करते हैं। 3 माह में मैंने ग्रेजुएशन की तैयारी की, लेकिन मुझे आज भी याद है कि 4 सब्जेक्ट्स होते थे, जिसमें इंग्लिश लिटरेचर था, जिसका बहुत बड़ा कोर्स, लंबा कोर्स होता था, जिसमें 7 पोइट्स थे, नावल था, ये था, सब कुछ था। वो तो खैर मुझे ट्यूशन पढ़नी पड़ी, वो मतलब एक एकेडमी मैंने ज्वाइन की जहाँ मैं जाता था पढ़ने के लिए। लेकिन 3 सब्जेक्ट्स ऐसे थे, पर्शियन, इकोनॉमिक्स और जर्नलिज्म, जो ऑलमोस्ट मैंने रात को पढ़े, सुबह मैंने पेपर दिया, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सारा क्लियर कर लिया। वाह। तो वो कम होता था, क्योंकि पर्शियन में बहुत शॉर्ट कोर्स होता था, जर्नलिज्म मुझे पता था, लिखना आता था। इकोनॉमिक्स के 3 सेगमेंट्स होते थे, जिनमें से एक जो था वो मैथमेटिकल होता था, तीनों के इक्वल पॉइंट्स होते थे। तो पर्शियन तो वैसे ही बड़ी मुश्किल नहीं है। नहीं, पर्शियन बहुत आसान है, उसमें सिर्फ 30 आयतें होती थी शेख सादी की, तो वो एक दिन में याद हो जाती थी। ओके। ठीक है ना, तो वो आसान था। और फिर अगर आप उर्दू पढ़ते रहे हों तो उर्दू में बहुत सारे लफ्ज़ पर्शियन के, अरबी के और टार्किश हैं। ठीक है, के पास आपकी शायरी में भी वो पर्शियन। मतलब बहुत ज़्यादा है। तो हमारा थोड़ा सा माहौल जुड़ा, वो थोड़ा पढ़ने लिखने वाला था कि घर में या किताबें या नावल पढ़ते रहते थे हम लोग, तो इसलिए मुझे आसानी लगी थी, लफ्ज़ समझ आ जाते थे। बस जो भी है, ग्रेजुएशन के बाद फिर था कि क्या करें, मैंने फिर अटैम्प्ट किया एनसीए के अंदर। खैर मेरा एडमिशन हो गया, इंटरव्यू का टाइम हुआ, क्योंकि एनसीए में एक चीज़ अच्छी थी कि टेस्ट के बाद वो अपना एक इंटरव्यू कॉल करते हैं, और आपकी सिलेक्शन टेस्ट पे नहीं होती, आपके इंटरव्यू के ऊपर सिलेक्शन होती है। ऐसे ही। तो टीचर सारे जानने वाले थे, तो उन्होंने मेरे से एक ही सवाल पूछा था कि अब तो नहीं जाएगा खेलने। तो आपने क्या सबसे कहा, मैं नहीं छोटा जाऊँगा? इंटरव्यू, मैंने कहा जी बस ऐसे ही है। अच्छा, आपने ना नहीं बोला। नहीं, फर्स्ट टाइम भी जब हुआ था तो मेरे ख्याल में मैं अपने कॉलेज का बेस्ट एथलीट था। हमारी क्योंकि एनुअल स्पोर्ट्स होती थी, क्रिकेट होता था, बैडमिंटन होती थी, उन सारे के अंदर जो है ना मेरा पार्टिसिपेशन अपना बहुत पैसों को तो ज़्यादा नहीं थी। छोड़ सकते ना। हाँ, मैं तो पैशन नहीं छोड़ा था, वो मेरा चलता रहा। सेकेंड ईयर तब भी मेरा था कि फर्स्ट ईयर के बाद मैं आर्किटेक्चर में चला जाऊंगा, सही। तो वो मैं नहीं गया, डिज़ाइन में आ गया। मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर कर लूँगा, उसमें फिर हमारे 3-4 डिसिप्लिन्स होते थे, टेक्सटाइल होता था, प्रोडक्ट डिज़ाइन होता था, आजकल जो कम्युनिकेशन डिज़ाइन है इसको ग्राफिक डिज़ाइन उस ज़माने में बोलते थे, कंप्यूटर का दौर नहीं था, सरामिक्स होता था। तो मैंने कहा चलो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर से मिलती जुलती उसके अंदर मैं चला जाऊँगा। ठीक है। लेकिन फिर वही हुआ कि मैं कहीं गया हुआ था मैच वगैरह खेलने के लिए, जब सेकेंड ईयर के बाद हमारा फाइनल डिसिप्लिन सेटल होना था, तो पीछे से मेरे जो दोस्त 2 साल में आपकी फैमिली की तरह हो जाते हैं सारे लोग, उन्होंने पहले ही मेरा नाम ग्राफिक डिज़ाइन में दे दिया हुआ था कि नहीं भाई तूने हमारे साथ ही रहना जो भी है। अच्छा, तो वो कंपनी आज भी है, दोस्तियाँ आज भी हैं सारी। जो कुछ भी प्री डिसाइड नहीं की था। नेवर। मैं मतलब मैं वैसे बहुत से लोगों को ये भी कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, कई दफ़ा ये बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि आप प्री डिसाइड कर लेते हैं कि यार मैंने ये बनना है या मैंने ये करना है, लेकिन जब वो गोल अचीव नहीं होता तो वो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने ज़िंदगी के अंदर आज तक गोल अचीव नहीं की, अब मतलब इतना फिक्स नहीं किया अपने गोल्स के मैंने ये करना है। मैंने फोटोग्राफी भी सेटल नहीं की थी कि मैंने बाहर निकल के तो मैंने फोटोग्राफी करनी, मतलब काम ठीक था, लाइफ अच्छी गुजर रही थी, सुकून था, याशी थी, सब कुछ था। और जो हमारे फोटोग्राफी के प्रोफेसर थे जावेद सिद्दीक साहब थे, तो जावेद साहब मतलब कॉलेज में भी जाके वही था, कॉलेज में हमने क्या करना कि सेकंड ईयर की हमारी क्लास काफ़ी बड़ी होती थी, और उसमें हमारे बड़े बड़े बेंचेस होते थे जिसके अंदर एट ए टाइम 3 स्टूडेंट्स खड़े होकर काम करते थे। स्टूडेंट्स होते थे, एनसीए का माहौल बहुत खुला डुला होता था। सेकंड ईयर के बाद होता ये था कि आपको एक असाइनमेंट मिलती थी जो आपने 15 दिन 20 दिन मतलब इतने पीरियड के अंदर आपने कंप्लीट करनी होती थी। हमने क्या करना कि जैसी क्लास ओवर होनी,
हमने बेंचेस साइड पे लगाते, सेंटर में हमने बैडमिंटन का कोर्ट बनाया हुआ था। ओके। तो हॉल की हाइट भी अच्छी थी, बड़ा था कमरा, उसके अंदर हम बैडमिंटन खेलते थे। और एक स्टेज ये आ गई थी कि हमारे प्रोफेसर, इवन प्रिंसिपल, वो सब हमारे साथ आके खेलते थे। क्या बात है। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो गई। फैमिली बन गई थी ना? फैमिली बन, एनसीए है ही फैमिली। देखिए एनसीए मेरा, मैं सोचता हूँ ना, जब मेरा जो जागते हुए सबसे अच्छा टाइम गुजरा था ना उस दौरान में, वो आपका एनसीए में गुजरता है। क्या बात। क्योंकि आप जाते हैं 8 बजे और 4-5 बजे तक आप वहीं पे ही होते हैं। कॉलेज 2-2:30 बजे बंद होता है, नहीं होता, आप गप्पे मार रहे हैं, बैठे हैं। अगर आप रूट के अंदर बस के ऊपर भी जाते थे, जब कॉलेज बस के ऊपर, तो कई दफ़ा ये होता था कि मैं गुलबर्ग में रहता था उन दिनों, बस पूरी एनसीए से गुजर के सारे बैठ जाते थे और मेरे उतरने नहीं देते थे। वो कहते थे नहीं गप्पे मारने, फिर वापस एनसीए आता था, वो उनके सारे रास्ते हम गप्पे मारते आते थे। माय गॉड। फिर वहां से वापस जैसे भी जाना हमने, बसों पे जो भी होता था, अच्छा दौर था। वो कभी दौर ही बहुत बहुत उस तरह अच्छा का था ना। और मुझे लगता है जो स्टूडेंट लाइफ का जो एक खास एक पैच होता है ना हर इंसान की जिंदगी में, वो बहुत उसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू होती है। लेकिन एक चीज उसमें मैं आपको बताऊं, अब सबसे ज्यादा आप सीखते कहाँ से हैं? जब आप जनरल पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हो। आजकल तो आप देखो, गाड़ी पे छोड़ने जाते हैं, गाड़ी पे लेने आते हैं, उनको पता ही नहीं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या सुनने को मिलता है, क्या क्या सीखने को मिलता है। लोगों का रिएक्शंस आप देख रहे होते हैं, उनके एक्शंस देख रहे होते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि वो जनरल, आप, मैं जानता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पता आप कभी गए, आपने कभी अंदरून शहर घूम के नहीं देखा होगा। बिल्कुल देखा है। हमने तो पूरा अंदर घूमना फिरना जाना, अभी तक ही होता है, मुझे टाइम मिले मैं जाता हूँ, अच्छा अभी भी जाते हैं? अभी भी जाता हूँ। लेकिन क्योंकि जो वहाँ से सीखने को मिलता है, करने को मिलता है, वो आप लाइफ में नहीं सीख सकते जब तक आपका इंटरेक्शन आम लोगों से नहीं होगा। ऑब्वियसली। वैसे भी हम लोग अब भी जाते हैं ना, तो पता से बार बार से घूम के वापस आ गए, कुछ लोग कहते हैं कि शायद ना इतना घूमे और ठीक है वापस आ जाओ जल्दी। नहीं, वो डर ज्यादा डाल दिया गया, वैसी बात। डर डाल दिया है। बहुत अच्छे लोग हैं अंदरून शहर के, अच्छा। और बहुत क्वालिटी और हेल्पफुल लोग हैं, और आप सिक्योर हैं बिल्कुल वहाँ के, ये भी मैं बता दूँ। अच्छा, कल मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें वो एक मॉडल बता रही थी कि वहाँ पे शूट नहीं करने देते, फोटोग्राफी नहीं करने देते वहाँ के लोग। ऐसा है? आपने तो की होगी बहुत मैंने सारी। किया था बिल्कुल, और मैंने अंदरून शहर के अंदर किया था, और वो लोग इतने कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने घरों के दरवाजे खोल के हमें परमिशन दिलवाई थी कि जी आप इधर चेंज कर लें ड्रेस, आप इस घर में ऊपर विंडो पे चले जाएं, इसके दरवाजे पे आ जाएं। गलियों के अंदर हम शूट कर रहे थे। क्या बात है। तो अभी भी वैसा ही माहौल है फिर? मतलब अब तो काफी देर मैं नहीं गया, हो सकता है चेंज हो गया हो, लेकिन अच्छे और बुरे का एलिमेंट जो है ना वो सब जगह होता है। ठीक है ना, लेबल नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ठीक। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस तो यही है कि वहाँ पे बहुत अच्छे लोग होते हैं, और उनको पता होता है कि किसको किस तरह ट्रीट करना है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उनको फौरन पता लग जाएगा, वो आपको नहीं काम करने देंगे। ट्रू। लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो आपको हेल्पफुल होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, वो करते हैं। हमने किया है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने कई शूट किए हुए। मैंने एक शूट किया था, वो तो बिल्कुल लोहारी जो है बाजार के अंदर किया था मैंने, दुकानें, ट्रैफिक सब कुछ चल रहा है। और वो एक इंग्लैंड का मैगजीन था, मुझे ब्राइडल एशिया के क्या नाम था उसका, उसके लिए किया था मैंने। मुझे किसी ने कहा जी लाहौर को दिखाना है, तो 4-5 फोटोग्राफर सेलेक्ट किए थे। उसमें से कुछ लोगों ने कहा जी हम बादशाही मस्जिद करेंगे, कई किसी ने कहा मैं किला करेंगे। मुझे पूछा क्या करोगे, मैंने कहा मैं तो बाजारों गलियों में करूँगा। उन्होंने रिक्शा, टांगा, और क्या कुछ नहीं गुजर रहा था, साइकिल वाले। अब वो कई तस्वीरें ऐसी थी कि थोड़ा सा मैं उसको पैनोरामिक कर रहा था। अब कई तस्वीरें ऐसी थी कि मॉडल्स खड़ी हैं, 2 लड़कियां थी, और रिक्शे वाले और सब गर्दन मोड़ के यूं देख रहे हैं उसकी तरफ। तो वो तस्वीर में आया हुआ सारा कुछ, क्या माहौल है, क्या है सारा। एग्जैक्ट माहौल आपने दिखाया। बिल्कुल। अच्छा, वैसे काफ़ी तस्वीरें आती हैं ना उसमें 90s की वाइब्स, आज भी लोग जाके खिंचवाते हैं। लड़कियों ने साड़ियाँ पहनी होती हैं, बड़ी 90s की वाइब्स। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जाके खिंचवाऊँ, लेकिन आज तक मेरे में वो आई नहीं इतना स्टेमिना कि मैं जाऊँ। और नहीं, एक स्टेमिना भी, एक डर भी होता है, मतलब थोड़ा सा जो है ना वो। लेकिन अगर आप उनके साथ अच्छे रहें तो वो है, तो वो आपसे कोऑपरेट भी करते हैं। पहली तस्वीर कौन सी खींची थी? क्या क्या ऐसा आपने उसमें कैप्चर किया था? किस तरह से फिर वो आप उसको एज अ प्रोफेशन लेकर चले? अच्छा, मैं फ्यूजी में जॉब कर रहा था। फ्यूजी में मुझे लर्निंग का बहुत मिला एक, क्योंकि उसमें मैं वाहिद आदमी हूँगा कि जो मैंने मटेरियल सेल से लेके मैंने कंप्लेंट्स, प्रिंटिंग, जो इनलार्जमेंट प्रिंटिंग, मशीन प्रिंटिंग, इन सारी जगह डिपार्टमेंट में काम किया हुआ। नॉर्मली वो होता है कि मैं उसमें गया था मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में।
लेकिन मेरा एक्सपीरियंस था प्रिंटिंग वगैरह कॉलेज में एनसीए में एज ए सब्जेक्ट एनसीए में पढ़ा हुआ था, मैंने फोटोग्राफी पढ़ी हुई थी, हम प्रिंटिंग खुद करके देखा हुआ था। और फर्स्ट टाइम एनसीए की हिस्ट्री के अंदर हमारा एक पोस्टर फिक्स साइज होता था, एक 40x60 इंचज़ का पोस्टर हमने करना होता, तो 2 30x40 इंचज़ के करने होते थे हमें पोस्टर। ये थीसिस की मैं बात करूँ, कॉलेज के बाकी असाइनमेंट ज़्यादा चीज़ें हों। थीसिस के अंदर मेरी क्लास वाई थी कि हम सब ने मिल के, मैंने बाहर से, मेरा भाई था, मैंने अमेरिका से पेपर इंपोर्ट करा लिया, हमारे साथ एक और दोस्त था, उसकी सिस्टर भाई जो उसने लार्जर इंपोर्ट करा लिया। हमने सारी चीज़ें खुद इंपोर्ट करा के हमने फर्स्ट टाइम ये पूरे साइज़ के प्रिंट्स एनसीए के अंदर खुद निकाले। और हमें पता था कि यह प्रिंटिंग प्रोसेस किस तरह होता है, क्या होता है, जो अब किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता। और उसकी क्या फील होती है कि जब तस्वीर डेवलपर के अंदर आपके सामने उभर रही होती है, सारी नजर आना शुरू होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा होता है, वो एक्सपीरियंस जो आजकल तो डिजिटल आ गया ना, डिजिटल आ गया, लेकिन उसकी भी अब वो चीज़ नहीं रही। खैर वो हमने खुद किए थे, तो मेरा प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस भी था, तो मुझे पता था कि क्या है उसमें। कई दफ़ा ये होता था कि हम अगर अब बच्चे शायद ना समझ सकें, इन लार्जर को हमें इतनी हाइट के ऊपर ले जाना पड़ता था, क्योंकि 40x60 का इतना बड़ा स्टूडियो नहीं था कि जिस जगह पे हम लार्जर अपना रखते तो उससे हम ये कर सकें। सही। डेवलपिंग की इतनी बड़ी फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने क्या करना कि हमने ईंटें लगा के बीच में प्लास्टिक वो प्लास्टर सीन जो होता है ना, प्लास्टिक शीट, वो डाल के उसके अंदर केमिकल डाल देते थे। टब बना लिया हमने बड़ा सारा। तो ये सारे जो छोटी छोटी चीजें ये आपको टीचर्स गाइड करते थे, आप गाइड भी करते थे, लेकिन हम खुद भी करते थे। तो गाइड तो वो करते थे, उनके गाइडेंस के बगैर नहीं था। हमें एक सर्टेन टाइम देना होता था कि यार इतनी हाइट है तो इतना टाइम देंगे तो डेवलप, उससे पहले हमें लार्जर के ऊपर तो ये शूट शुरू होगा। सही सही। हमने क्या करना कि हमें कई दफ़ा 45 मिनट्स तक इन लार्जर को टाइम देना पड़ता था पेपर की उम्र। एक तो हाइट बहुत ज़्यादा थी, फिर उसको एक्सपोज भी हमने खुद किया होता था, हमारे अपने एक्सपोजर्स होते थे, उनको कंट्रोल करते करते खैर हमने कर लिया। उससे लर्निंग प्रोसेस मेरा हो गया, मुझे प्रिंटिंग पता था, मुझे E6 प्रोसेस होता है, ट्रांसपेरेंसी का पता था कि उसको कैसे प्रोसेस करना है। फ्यूजी में वो चीज़ें मेरे काम आ रही थी सारी। उसी में उन्होंने मुझे लगा दिया जिसको हम बोलते हैं कंप्लेंट सेक्शन। प्रिंटिंग होती थी, कंप्लेंट आती थी कि जी ये चीज़ नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक है। वहाँ पे एक और चीज़ सीखने को मिली कि हमने लाहौर को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि हमने एक ही जैसा प्रिंट किया ना, उसके कलर सब कुछ एक जैसे हैं। जो गुलबर्ग साइड का क्राउड था उसको तो अच्छा लगता था, लेकिन गुलबर्ग वाले के बजाय अगर हम चले जाते थे नॉर्थ की तरफ, शादबाग, शदारा की साइड, उनको वो अच्छा नहीं लगता था। वाह। ठीक है, उसकी रीज़न ये थी कि इस साइड के लोग, हमें अंदाज़ा हुआ वहाँ पे एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर कि इस साइड के लोगों को तेज़ रंग चाहिए होते हैं, कलर शार्पनेस, कलर ब्राइटनेस उनको चाहिए। इस साइड के लोग जो हैं उनको थोड़े सोबर सोबर कलर चाहिए होते हैं। सही सही सही। तो ये प्रोसेस आपने लोगों की मेंटालिटी को सारा स्टडी किया प्रॉपर, है ना, तो इस साइकोलॉजी एक्सपीरियंस है बिल्कुल लोगों की साइकोलॉजी। क्योंकि एडवर्टाइजिंग में जब हम पढ़ रहे थे तो जो कैंपेन पंजाब के अंदर कामयाब है और जो कलर्स हम पंजाब के लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप KPK के लिए नहीं कर सकते या बाकी जगहों के लिए नहीं कर सकते हैं। इसी तरह क्योंकि हमने कॉलेज के अंदर पोस्टर डिज़ाइन करना होता था और इस तरह के काम करने होते थे सारे, तो जो उसका टैगलाइन है या जो हमने ऊपर लिखना है, मैसेज है जो है, उसको कितना सिंपल और किस क्लास के लिए आप काम कर रहे हैं, पहली चीज़ ये होती थी। किन लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, किस इलाके के लिए आप काम कर रहे हैं। उस वक्त डिजिटल मीडिया तो था ही नहीं और टीवी शीवी भी इतना ज़्यादा नहीं था होता कि कैंपेन ज़्यादा पोस्टर्स के ऊपर और न्यूज़पेपर के ऊपर आ रही होती थी। तो उसके हिसाब से वो कलर्स अप्लाई करने होते थे, उसके हिसाब से सब्जेक्ट लिखना होता था, उसी हिसाब से हम फोटोग्राफी करते थे। तो सारा कम्बिनेशन होता था, तो ये सारा कुछ कम्बिनेशन था। और अगर आपको वैसे ही बैठे हुए कोई कहे कि आपने इंटीरियर सिंध या इस तरह साउथ पंजाब के लिए कुछ बनाना है, या फिर कहे कि आपने पॉश इलाकों के लिए, जो लाहौर के पॉश इलाके उनके लिए बनाना है, तो फिर आप उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे कि कोई एक दो चीज़ें जो डिफ्रेंशिएट कर सकें इन दोनों में? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप साउथ पंजाब या उस साइड पे बात करते हैं ना, वो डेजर्ट और ब्राउन कलर्स हैं बहुत दफ़ा। ओके। उसमें जब आप कलर या ग्रीन या इस तरह की चीज़ें लेके आते तो उनको अट्रैक्ट करती हैं। सही। राइट राइट राइट। तो इधर ऑलरेडी ग्रीन या सारी चीज़ें वो सब कुछ है, तो इधर आप कोई भी कलर लगा के इसको चला सकते। सही है। तो हम इस तरह से चीज़ों को एक एक चीज़ को पे इतना फोकस करना। वहाँ पे एजुकेशन अब उस वक्त तो बहुत ही कम थी, तो उसलिए एजुकेशन के हिसाब से हमें वो मैसेज भी सिंपल और स्ट्रेट देना होता था। यहाँ पे क्योंकि
कंपैरेटिवली लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो यहाँ मैसेज जो है ना थोड़ा सा उस तरह भी हो सकता था कि जो इनडायरेक्ट भी हो तो वो समझ जाएंगे क्या मकसद है। एग्जैक्टली वैसे आजकल जो डिजिटल कैंपेन्स होती हैं उसके अंदर मुझे लगता है कि वो अब एड मार्केटिंग आ गई, बहुत चीज़ें आ गई, लेकिन आपको लगता है कि अब भी उतना ही फोकस किया जाता है नहीं। चीज़ों पे? नहीं। क्योंकि आप ये देखो कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ना वो एक सर्टेन क्लास के लिए है, वो हर एक के लिए नहीं है। हाँ ऐसा ही है। वो एक सर्टेन क्राउड के लिए, सर्टेन क्लास के लिए फॉल और तो सर्टेन सबके पास इलाके है के लिए। लेकिन हर किसी को समझ नहीं आ रही। वो तो ये नहीं कि वो अपनी प्रोजेक्शन की बात है। मैं एक बात बताता हूँ, काफ़ी साल पहले की बात है, शेल का ऐड हम कर रहे थे। ये शेल मोबाइल था ना, मोटरसाइकिल के लिए था। अब वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। कॉन्सेप्ट ये था कि एक बंदा रेसिंग सूट के अंदर, वो मोटरसाइकिल सूट का एक लेदर का सूट होता है पूरा सारा, और वो 1 2 3 का पोडियम बना हुआ है। पोडियम के ऊपर वो कभी बैठ जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी फूल पत्तियां तोड़नी शुरू कर देता है, कभी बैट से खेल रहा होता है, और मोटरसाइकिल खड़ी है, बोर हो रहा है, किसी को समझ नहीं है कि उसका मकसद ये था कि वो बंदा जिसने शेल का ऑयल यूज़ किया ना, वो इतनी जल्दी बाकियों से पहुंच गया कि बाकी अभी नज़दीक ही नहीं है, वो इंतजार में बैठा हुआ कि बाकी तो पहुंच चुके। अच्छा मुझे भी अब समझ आए। तो ये इस तरह के ऐड जो फिर नहीं समझ आते लोगों को, वो अब ये दिखा दें। फिर आपका ये देखें ना, आपकी मार्केट जो है ना, अगर आप बाइक की मार्केट देखें तो अब छोटे इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो अब उनको आपको डायरेक्ट दिखाना होता है कि जी ये तेल डालें, यूं करें, ये करें, ताकि उनको चीज़ों वो कंप्लीटली चेंज होगी, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, चीज़ें बदल गई। बदल गई बिल्कुल। अच्छा फोटोग्राफी करना शुरू की, उसके बाद उसको प्रोफेशन फोटोग्राफी का भी ये हुआ कि उस वक्त मैं फ्यूजी में अभी जॉब कर रहा था, तो मेरे बड़े भाइयों की तरह से सीनियर भी थे मेरे से, तो गुलबर्ग में ही उनका स्टूडियो होता था। वो ज़्यादातर ये वेडिंग या स्टूडियो पोर्ट्रेट्स वगैरह का काम करते थे, लेकिन एनसीए से क्वालिफाई किया हुआ था उन्होंने। एनसीए में एक बात ये भी थी कि मेरा बैच जब मैं 76 में आया था, वो फर्स्ट बैच था जो इंटर के बाद दिया था, वरना उससे पहले एनसीए मैट्रिक के बाद होता था। सही सही। तो हमारे बैच से जो था ना पहला, वो उन्होंने बेसिक क्वालिफिकेशन इंटर करती थी उसके लिए। खैर मैं एक, क्योंकि एनसीए में एक ये भी है कि 300-350 बच्चे होते थे, तो जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं और जो फोर्थ ईयर में होते हैं आपकी दोस्तियां उनसे हो जाती हैं। जब आप फोर्थ ईयर में होते हैं और जो फर्स्ट ईयर में होते हैं आपकी उनसे भी दोस्ती होती है, यानी 8 ईयर्स के अंदर आप सब एक दूसरे को जान रहे होते हैं। तो 8 ईयर का स्पैन था जिसमें सब जान रहे होते थे। एजेंसीज जितनी थी उनके अंदर एनसीए के बच्चे होते थे, आर्ट डायरेक्टर और जिस तरह के सारे काम के अंदर। मेरे ही बैच में से सीनियर से 2-3 साल, उन्हें कोई कंपेन आई, डैन एड एक एजेंसी होती थी यहाँ पे पाकिस्तान में, रऊफ हसन साहब आजकल वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच है, उनकी वो एजेंसी थी। अच्छा। नहीं उन्होंने एजेंसी शुरू की थी, वो दोस्त मेरे वहाँ पे काम करते, उसने मुझे कहा कि यार ये कंपेन है करनी है, तस्वीरें खींचनी है। मैंने उससे पहले मतलब वैसे दोस्तों में खींच लेते थे हम, फ्यूजी में भी कैमरे ले लिए थे, तस्वीरें खींच ली, शुगल कर लिए, लेकिन ऐड के लिए काम करना और बात थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं खालिद बशीर साहब थे उनसे बात की, मैंने कहा जी इस तरह ये कंपेन है तो ये करनी है। उन्होंने कहा कि यार नहीं, पता नहीं शायद उनका जो भी था, उन्होंने किसी वजह से कहा कि नहीं मैं बिजी हूँ, ये कैमरा पड़ा है भाई तू खुद ले जा। अच्छा ठीक है। खैर मैं चला गया, वो काम ठीक हो गया, अच्छा हो गया। वो काम जब किया तो फिर उसके बाद वापस मुड़ के कभी नहीं देखा कि कुछ और करना है। यही करना है भाई। फिर एडवर्टाइजिंग का चस्का पड़ गया। वो मुझे अब याद नहीं, शायद कार्पेट की कंपेन थी, किस चीज़ की कंपेन थी। और उसमें एक चीज़ मेजर ये होता है कि जब आप एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे होते हैं तो 2 फिल्मों का डिफरेंस होता है। एक नेगेटिव फिल्म होती है, एक स्लाइड फिल्म होती है जिसको हम ट्रांसपेरेंसी भी बोलते हैं। नेगेटिव फिल्म के अंदर आपके पास लैटिट्यूड होता है कि आप थोड़ा अंडर ओवर कुछ भी कर सके ना अगर, तो आप उसको कवर कर लेंगे, मार्जिन होता है। ट्रांसपेरेंसी के अंदर मार्जिन नहीं होता, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी का रिजल्ट है वो 100 या 1000 टाइम बेहतर होता है नेगेटिव के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उसने हमें ये पता है या प्रिंटिंग में जानना है, इस प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें चाहिए। और प्रिंटिंग भी एज ए सब्जेक्ट मैंने क्योंकि पढ़ा हुआ था, ग्राफिक जिसको ऑफसेट प्रिंटिंग बोलते हैं, कि जी प्रिंटिंग में किस तरह कलर्स होते हैं, सेपरेशन किस तरह होती है, कॉस्ट किस तरह निकालनी होती है, ये सारे हमने एनसीए में पढ़े हुए थे। अगर आपको प्रिंटिंग कॉस्ट या प्रोसेस का नहीं पता तो आप काम नहीं कर सकते थे इस दौर में, क्योंकि आपको लाइट की इंटेंसिटी कितनी रखनी है, कहीं पे 0% डॉट ना रह जाए, बाल लेट करने हैं, ब्लैक को किस तरह लेट करने, ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें आपको पता होती थी, तो फिर आप काम करते थे। मेरा एडवांटेज मुझे ये था कि शायद आई वाज द फर्स्ट वन कि मैंने 84-85 में जंग ग्रुप ज्वाइन किया था।
क्वालिफाई करके, मेरा नहीं ख्याल उससे पहले कोई क्वालिफाइड फोटोग्राफर फोटो जर्नलिज्म के अंदर आया था। सही 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 सही। आई वाज द फर्स्ट वन। और उस वक्त मैं एडवर्टाइजिंग की एक कैंपेन कर चुका हुआ था, तो उससे मुझे थोड़ा बूस्ट मिल गया। उसके बाद लाहौर में कोई प्रॉपर फोटोग्राफर नहीं था उस वक्त एज सच। तो फोटोग्राफर भी दो तरह से होते हैं मेरे नज़दीक, जैसे डिज़ाइनर भी दो तरह से होते हैं। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि यार इन्होंने उस्तादी शागिर्दी में सीखा हुआ है। एक होते हैं जो क्वालिफाई करके आए होते हैं। क्वालिफाई करने वाली जो उन्होंने एज ए सब्जेक्ट एक एक चीज़ पढ़ी होती है, और जो उस्तादी शागिर्दी में वो भी काम में वो टेक्निकली अच्छे होते हैं, वो एस्थेटिकली अच्छे नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर सकते। राइट राइट। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना और एक चीज़ को मक्खी पे मक्खी मारना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। उन्हें ये पता होता है कि यार ये लाइन लगाएंगे तो ये होगा, यूं करेंगे तो यूं होगा। लेकिन वहाँ पे मसला ये था कि उस्ताद जो होता है ना वो डरा हुआ होता है। वो सिखाते सिखाते 10-15 साल लगा देता है। वो जूतियाँ सीधी कराता रहेगा, एक एक लाइन करके बताएगा। नहीं, वो कहते हैं कि कहीं जल्दी ना हमारे सीखना पास जाए। आ जाएगा।